फोटोसिंथेसिस लास्ट में हमने सीखा था लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, दो टाइप के होते हैं। देन लाइट रिएक्शन में फोटोफॉस्फोराइलेशन दो टाइप के थे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। और इनका जो प्रोडक्ट बनता है लाइट रिएक्शन का वो थे एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स। एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं जिनका आगे सेकंड स्टेप में यूज़ होना है ना। अभी एटीपी मॉलिक्यूल्स बने कैसे, उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हुए और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके चेन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से मूव करते हुए, और बीच में उन्होंने प्रोडक्ट हमें दे दिया, एटीपी बन गया एडीपी से और एनएडीपी से बन गया एनएडीपीएच, है ना। तो इसका एक अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। तो एटीपी कैसे बनता है उसके लिए जो थ्योरी है उसे हम कहते हैं कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड, इसके लिए क्या है कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसके अंदर हम क्या बताते हैं कि इस कैसे जनरेट हो रहा है। एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट तो चली रही थी, साथ में जब इलेक्ट्रॉन बना तो प्रोटॉन भी बना था ना। तो प्रोटॉन की मूवमेंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ मेम्ब्रेन के, एक साइड प्रोटॉन का हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, दूसरी साइड लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और उसकी मूवमेंट की वजह से चेंज ये जो आया, ग्रेडियंट डेवलप हुआ, और इस डेवलपमेंट की वजह से ही क्या होगा, एटीपी फॉर्मेशन होगा। एटीपी बनाने वाला जो एंजाइम है एटीपी सिंथेस, वो तभी एक्शन में आ पाता है जब प्रोटॉन ग्रेडियंट हो। ठीक है, चलिए तो अब एक्चुअली देखते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर, प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप कैसे हुआ। ओके, स्टेप्स द कॉजेज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। फर्स्ट, पहला काम क्या हो रहा था, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ था। वाटर स्प्लिट होने से वहाँ पर ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन दो चीज़ बनी, और हाइड्रोजन भी ब्रेकअप में बना, हाइड्रोजन H प्लस आयन और इलेक्ट्रॉन, है ना। तो प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन से रिलीज़ हुए थे यहाँ पर, और ये कहाँ पर थे, विद इन द ल्यूमन ऑफ थाइलेकॉइड्स। ठीक है, वाटर से ल्यूमन के अंदर थाइलेकॉइड में बन गया। सेकंड क्या हो रहा है, एज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू फोटो सिस्टम, PS1 और PS2 में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो जो प्रोटॉन्स हैं वो भी मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव हो रहे हैं। क्यों, बिकॉज प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है, इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, और उसका जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन कैरियर को वो नहीं दे रहा, वो किसको दे रहा है, एक हाइड्रोजन आयन को दे रहा है, H कैरियर के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो वो बाहर, मेम्ब्रेन से बाहर, यानी कि स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको यूज़ कर रहा है फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन। सो स्ट्रोमा के अंदर बाहर, ठीक है, ल्यूमन जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन थी उसके बाहर की तरफ जो स्ट्रोमा है वहाँ से हाइड्रोजन यूज़ हो रहा है, तो यानी वहाँ हाइड्रोजन कम हो रहा है। और वाटर की स्प्लिटिंग से क्या हो रहा था, ल्यूमन के अंदर, थैलेकॉइड के अंदर हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब ये जो इन्होंने प्रोटॉन बाहर से निकलिया, यूज़ हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ साथ इलेक्ट्रॉन तो आगे मूव कर गया PS सिस्टम में, लेकिन ये जो प्रोटॉन था इसको इन्होंने बाद में रिलीज़ कर दिया अंदर। ठीक है, तो बाहर से अंदर प्रोटॉन आ रहा है, बाहर प्रोटॉन कम हो गया, अंदर ज़्यादा होगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ है NADP रिडक्टेज एंजाइम। NADPH बनेगा ना, तो उसका जो एंजाइम है वो स्ट्रोमा साइट में लोकेटेड है, और वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो उसमें NADP से NADPH बनने के साथ साथ H प्लस आयन भी बनते हैं। ठीक है,
These are also removed from the stroma. ओके, तो हाइड्रोजन आयन भी यूज़ हो रहा है ना यहाँ पर. ओके, तो ये 3 चीज़ें आप देखो, ये आपको पिक्चर में समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है यहाँ पर. ये पिंक कलर का क्या है, थैलेकोइड मेम्ब्रेन है. PS1 PS2 ये दिया हुआ है. बीच में जो साइटोक्रोम है ये सब आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं. ओके, अब यहाँ पर अंदर देखिए, यहाँ पर वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ, हाइड्रोजन आयन H+ और O2 बना, और जो इलेक्ट्रॉन भी बना साथ में, इलेक्ट्रॉन चला गया सिस्टम के अंदर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट अंदर हो रही है. इलेक्ट्रॉन आगे से यहाँ मूव करता हुआ इस वे में जाएगा. अब वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से प्रोटॉन की हेल्प मिल रही है. तो ये बाहर से प्रोटॉन, बाहर यानी क्या है, ये स्ट्रोमा. स्ट्रोमा से प्रोटॉन आयन लिया, इलेक्ट्रॉन तो पहुँच गया आगे, और ये जो H+ आयन था ये आ गया अंदर. ठीक है, तो वाटर की स्प्लिटिंग से भी प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से भी प्रोटॉन बाहर से अंदर आया. अब आ जाते हैं यहाँ PS1 में. PS1 में भी क्या हो रहा है, NADP NADPH में कन्वर्ट हो रहा है. तो वहाँ पे भी स्ट्रोमा में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है H+, वो इसके साथ बाइंड कर गया. अल्टीमेटली बाहर हाइड्रोजन आयन की, प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम. ये भी हट गया, ये भी हट गया. ठीक है, ये तो बाहर से अंदर आ गया, वो यूज़ हो गया. यहाँ पे पानी की प्रोडक्शन, पानी से भी यहाँ पे मिल रहा है, तो 2 हमें, जो पहले प्रोटॉन अंदर नहीं थे अब बन गए, है ना. तो अंदर क्या है, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए और बाहर कम. तो इस वजह से क्या बन गया, प्रोटॉन एक ग्रेडियंट डेवलप हो गया. अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन है. सो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट होगी. अब वो मूवमेंट करने के लिए जो पैसेज है, प्रोटॉन पंप, वो कहाँ लोकेटेड है, ATP सिंथेसिस मॉलिक्यूल के पास. एंजाइम जो है उसी में पैसेज है. ठीक है, उस एंजाइम के 2 पार्ट हैं. एक तो ये ग्रीन कलर का पार्ट दिखाया है जिसे बोलते हैं F0 पार्ट, और दूसरा पार्ट ये बाहर सर्कुलर पार्ट है जिसमें मेनली ATP सिंथेसिस होती है, वो है F1 पार्ट. ठीक है, अब ये अंदर से हाइड्रोजन H+ प्रोटॉन बाहर की तरफ मूव करेंगे और ADP कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ATP. तो ATP सिंथेस एंजाइम तभी काम करता है जब उसको अंदर से प्रोटॉन बाहर की तरफ मूव होते हैं. ठीक है, अगर प्रोटॉन मूव नहीं होंगे तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा. क्लियर हो गया. तो प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ किसकी वजह से, लाइट रिएक्शन जो हो रहा था ऊपर, वाटर स्प्लिटिंग हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही थी, उनसे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ, और प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से ATP सिंथेसिस हुई. ठीक है, तो ये 3 रीज़न थे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से. ओके, ठीक है. अब ये ग्रेडियंट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्लियर हो गया ना. देखो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वाई द प्रोटॉन ग्रेडियंट इम्पॉर्टेंट. तो आंसर भी दिया हुआ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ ATP. अब ये ग्रेडियंट के लिए क्या करना है, प्रोटॉन मूव्स अक्रॉस द स्ट्रोमा, बाहर आ रहे हैं. ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं, चैनल ऑफ F0 वाले ATP सिंथेस मॉलिक्यूल में से बाहर निकल के आ रहे हैं. और ATP सिंथेस एंजाइम में आपको मैंने बताया 2 पार्ट होते हैं. एक CF0 पार्ट होता है जो चैनल का काम करता है, और दूसरा होता है CF1 पार्ट जो बाहर की तरफ है और जो मेनली ATP बनाता है. ठीक है, जब मूवमेंट होती है ग्रेडियंट की वजह से उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं, वो जो एनर्जी आ रही है उसकी वजह से, और तभी वो ATP जो सिंथेसिस का फंक्शन है वो परफॉर्म कर पाते हैं. ठीक है, अब ये कीमो ऑस्मोसिस, केमिकल का ऑस्मोसिस हो रहा है ना, जैसे वाटर के लिए हम बोलते हैं मॉलिक्यूल मूवमेंट, ऐसे यहाँ पे किसी केमिकल प्रोटॉन आयंस का मूवमेंट हो रहा है. तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, मेम्ब्रेन होना चाहिए. दूसरा, प्रोटॉन की मूवमेंट के लिए पंप होना चाहिए. प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होना चाहिए.
और एटीपी बनाने के लिए एटीपी सिंथेस होना चाहिए, और इसमें जो एनर्जी है वो यूज़ हो गई। ठीक है। ATP synthase has a channel that allows diffusion of the proton back across the membrane. This releases enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP. ठीक। और ATP के साथ साथ दूसरा क्या बन रहा था बाहर हमारा, NADPH। ओके। अब ये NADPH और ATP जो दोनों प्रोड्यूस हुए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट में, ये डार्क रिएक्शन में काम आएंगे। डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक रिएक्शन भी कहा जाता है। ओके। जहाँ पर अभी फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट शुगर मॉलिक्यूल का बनेगा, इसीलिए उसको बायोसिंथेसिस। ठीक है। जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होगी। ओके। तो ATP एंड NADPH कहाँ यूज़ हो रहे हैं, बायोसिंथेसिस के लिए। ओके। ATP एंड NADPH आर यूज टू ड्राइव द प्रोसेस लीडिंग द सिंथेसिस ऑफ फूड, मतलब कि शुगर्स, और इसको हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये लाइट पे प्रोग्राम डिपेंडेंट नहीं है ये प्रोसेस, इसलिए नॉर्मली हम इसको डार्क रिएक्शन भी बोल देते हैं, लेकिन ये दिन के समय भी हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं इसके बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही है, क्या क्या कन्वर्ट हो रहा है, कितने स्टेप्स हैं, इन सब के बारे में पता लगाया था मेल्विन केल्विन ने। ओके। या अब इसकी डिटेलिंग आप पढ़ लेना, इसने क्या रिएक्शन करा, क्या देखा, क्या सीखा, लेकिन इनके जो सारे स्टेप्स हैं, क्योंकि केल्विन ने पता लगाया था, इसीलिए इस पाथवे को, बायोसिंथेटिक पाथवे के जो स्टेप्स हैं, उन सबको इस केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। ओके। और इस साइकिल में, इस रिएक्शन सीरीज़ में जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में बोलते हैं PGA। ओके। फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो हुआ वो डेट इज़ है PGA, और इसमें कितने कार्बन कंपाउंड्स हैं, 3। ओके। ग्लूकोज में कितने होते हैं, 6। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है, 1। ठीक है। ये याद रखना है क्योंकि अभी ये काम आएगा आगे। चलिए अच्छा, जब और रिएक्शन इन्होंने बता दिए सीरीज़, तो और साइंटिस्ट भी रिसर्च करते हैं, देख रहे हैं, तो पता चला ज़्यादातर समय तो यही सीरीज़ जो इन्होंने रिएक्शन बताया वही मिल रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, और सबसे पहला जो प्रोडक्ट बना वो 3 कार्बन कंपाउंड ये PGA बन रहा था। लेकिन कुछ प्लांट्स में पाया गया 4 कार्बन कंपाउंड मिला है, जिसका नाम है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो बना वो 4 कार्बन कंपाउंड बना, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो इस फर्स्ट प्रोडक्ट के बेसिस पे प्लांट्स को 2 कैटेगरी में डाला जाता है। एक होते हैं C3, मतलब जिनमें फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बना, 3 कार्बन कंपाउंड। एक होता है C4 जिसमें 4 कार्बन कंपाउंड वाला बना। ठीक है। और इन पाथवेज को भी नाम दे दिया गया, C3 पाथवे एंड C4 पाथवे। ठीक है। चलिए अब हम C3 पाथवे की बात करते हैं, केल्विन साइकिल की बात करते हैं। अब उन्होंने देखा बाहर से कार्बन एक आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें चाहिए वो बनेगा ग्लूकोज 6 कार्बन का, और पहला प्रोडक्ट बन रहा है C3 का। तो सोचते रहे कि स्टार्टिंग कैसे हो रही है, क्या क्या हो रहा है। तो जो भी पता चला वो सारा आप साइकिल के फॉर्म में आप समझ लीजिए। फर्स्ट इसको याद रखो, केल्विन साइकिल को डिस्क्राइब करा है, कितनी स्टेजेस हैं इसमें, 3। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। फर्स्ट स्टेप इज़ कार्बोक्सिलेशन। ठीक है। चलो आप यहाँ से सीक्वेंस में समझो, फ्लो चार्ट में। ये देखो ये क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई। ओके। कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुआ और इससे हमें प्रोडक्ट बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इसमें कितने कार्बन थे, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन गया हमारा। कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है, 1 कार्बन था। तो 1 से 3 कैसे मिला, ये किसी के साथ तो जुड़ा। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ अटैच हो रहा है, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ के काम कर रही हैं।
राइबुलोज मतलब ये कितना कार्बन कंपाउंड है, 5, इसमें 5 कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, टोटल कितने हो गए, 6 कार्बन। और इन दोनों ने जुड़ने के बाद जो कंपाउंड दिया उसमें कितने कार्बन थे, 3, तो बाकी 3 कहाँ गए। एक्चुअली इनके 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6 हो गए ना, 6 कार्बन, ठीक। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। उसके बाद आ गया आपका सेकेंड स्टेप, दैट इज़ कॉल्ड रिडक्शन। अब यहाँ पे ATP और NADPH यूज़ हो रहे हैं। एक फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल को आगे कन्वर्जन के लिए एक ATP और एक NADPH लगता है। इधर हमारे पास टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, तो यानी इस स्टेप में 2 ATP और 2 NADPH यूज़ होंगे, ठीक है। और उससे कन्वर्ट होके बन गया ट्रायोस फॉस्फेट, जो फर्दर आगे जाके बनेगा सुक्रोज एंड स्टार्च, जो भी प्रोडक्ट बनता है प्लांट में वो, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप हो गया रिडक्शन। थर्ड, ट्रायोस फॉस्फेट ATP, एक अब यहाँ पे सिर्फ ATP यूज़ हो रहा है, ATP की हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है वापस राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में, ठीक है। और इस स्टेप को बोलते हैं रीजेनरेशन। अगर ये हमारे पास राइबुलोज 1,5 बाई 5 नहीं होगा तो आगे और जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगी ना। कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने के लिए ये चाहिए ही चाहिए, तो ये कहाँ से आए, ये इसी साइकिल से वापस हमें मिल जाता है, ठीक है। यानी ये 5 कार्बन वाला घूम के वापस आ गया, फिर एक और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा, अंदर छोड़ेगा, फिर लेके जाएगा। इट मीन्स बाहर से ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ले जाने के लिए ये चक्र कितनी बार चलेगा, ये साइकिल कितनी बार चलेगा, 6 टाइम, ठीक है। क्लियर हो गया। और फाइनली उन कार्बन से जुड़ के हमारा जो भी प्रोडक्ट बनना है वो बन जाएगा, ओके। तो केल्विन साइकिल के अंदर कितनी स्टेजेस हैं, 3। पहली है कार्बोक्सिलेशन, दूसरी रिडक्शन और तीसरी रीजेनरेशन, ठीक है। अब इसके यहाँ से आप ये फ्लो चार्ट के नीचे से ही बेटा स्टेप शॉर्ट में दिए गए हैं ना, इसे आप ज़रूर लर्न कर लेना अच्छे से, ओके। अच्छा, और एक ये RUBP लिखा हुआ है, ये इसी को राइबुलोज बाइफॉस्फेट को हम शॉर्ट में बोलते हैं RUBP, ठीक है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, ओके। तो ये RUBP यूज़ हो रहा है यहाँ पर, और इसमें जो एंजाइम काम कर रहा है उसको बोलते हैं रुबिस्को, ठीक है। RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज फुल फॉर्म है, ठीक है, और शॉर्ट में हम बोल देते हैं रुबिस्को। अब इसमें जो कार्बोक्सिलेशन वाला जो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी से हमें फर्स्ट प्रोडक्ट, जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट है PGA, वो मिलने वाला है। कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे उसके, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये कार्बोक्सिलेशन का काम भी कर रहा है, ऑक्सीजनेशन का भी काम करता है, इसीलिए इसका नाम दिया है RUBP, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, रुबिस्को। C फॉर कार्बोक्सिलेज, O फॉर ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो ये हमारी हो गई केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल के एंड में 6 बार चक्कर घूमने के बाद, एक बार में कुछ नहीं हुआ, 6 बार में, ठीक है। और एक साइकिल कंप्लीट होने में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अंदर आया था, और क्या क्या यूज़ हुआ, हमारे 3 ATP यूज़ हो गए और 2 NADPH यूज़ हुए, ठीक है। और मिला क्या, ATP से बन गए ADP, NADPH से बन गया NADP, ओके। तो अब पूरी साइकिल होने के बाद, यानी कि 6 टाइम साइकिल होने के बाद, ठीक है, 6 टाइम के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिल रहा है, इन मतलब क्या क्या आया, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स आए, कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ATP यूज़ हो गए, एक बार में 3 यूज़ हो रहे हैं ना, तो 6 बार में कितना होगा, 18, 6 3 ज़ार, एंड NADP कितने, 12, ठीक है। और आउट यानी कि प्रोडक्ट क्या मिला हमें, 6 कार्बन डाइऑक्साइड से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिला, 18 ATP से 18 ADP मिले, और 12 NADPH से 12 NADP बना, ठीक है। तो ये हमारा केल्विन साइकिल का कितना यूज़ हुआ और कितना प्रोडक्ट बना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये होगी हमारी C3 साइकिल। अब हमारा C4 पाथवे किन प्लांट्स में होता है,
ये होता है ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स वाले प्लांट्स में, ड्राई एरियाज़ में जो प्लांट्स हैं वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, C4 प्लांट में क्या स्पेशल है, क्या फ़र्क है कि इनमें C3 पाथवे नहीं, इसमें C4 पाथवे काम करता है। ठीक है, इनकी लीफ की एनाटॉमी भी स्पेशल है, लीफ का स्ट्रक्चर स्पेशल है। ये गर्म जगह में रहते हैं, हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा, डेजर्ट में गर्मी बहुत होती है तो हाई इंटेंसिटी रह सकते हैं। कि इनमें ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है यानी फोटोसिंथेसिस का जो रिज़ल्ट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और इनके अंदर एक और प्रोसेस होता है प्लांट्स में, फोटो रेस्पिरेशन, वो इनमें नहीं होता, दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। ओके, तो ये डिफरेंस है। अगर पूछें डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4, C3 में स्पेशल एनाटॉमी है, वो भी क्या है हम समझ लेंगे। तो वो जो भी हम अभी इसमें बात करेंगे स्ट्रक्चर की, वो C4 में प्रेजेंट है, C3 में एब्सेंट है। C4 हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है, C3 नहीं कर सकता। C4 हाई इंटेंसिटी को रिएक्शन करेगा, C3 हाई इंटेंसिटी में रिएक्शन नहीं करेगा। C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, C3 में फोटो रेस्पिरेशन होता है। और कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोडक्ट कौन देता है, C4। ठीक है, अब हम इनका जो पहला पॉइंट था कि इनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है, वो क्या है देख लेते हैं। इनके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, ठीक है, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है, उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर नज़र आता है, जैसे मोती दाने एक के बाद एक जुड़े होते हैं उस तरीके का लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रैंस एनाटॉमी। ठीक है, क्रैंस का मतलब होता है रथ, माला या हार, ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर बंडल शीथ की बहुत सारी लेयर्स होती हैं वेस्कुलर बंडल के अराउंड, और उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, थिक वॉल होती है। ठीक है, जिसकी वजह से वॉल थिक है, लेकिन उसमें फोटो गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। वो इनिशियल जो स्टार्टिंग बाहर की लेयर है वही कर सकती है, बाकी अंदर की लेयरिंग नहीं करते। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल में, चलिए अब आप इसकी पिक्चर से समझ लीजिए कि क्या नज़र आ रहा है आपको। ये देखो, ठीक है, वहाँ पे C3 में क्या था, मीज़ोफिल सेल्स प्रेजेंट थे। यहाँ पर मीज़ोफिल सेल्स के साथ साथ नीचे क्या प्रेजेंट है, बंडल शीट सेल्स। ओके, बंडल शीट सेल और ये मीज़ोफिल सेल, ये दोनों मिलकर ही फोटोसिंथेसिस का काम यहाँ पर चलेगा। ठीक है, अब इसका प्रोसेस समझ लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, और यहाँ पर RUBP नहीं है, देखो यहाँ पर क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कितने कार्बन होते हैं, 3। ठीक है, और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आई, एक कार्बन वो, तो 1 और 3 कितने हो गए, 4। इनका जो पहला प्रोडक्ट बना C4 एसिड, क्या नाम था उसका, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, उसमें कितने कार्बन हैं, 4। तो 4 कार्बन कंपाउंड सबसे पहले इन्होंने हमें दिया ना, इसीलिए ये C4 पाथवे कहलाता है। ठीक है, अब पहला स्टेप हो गया फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर हमने फिक्स कर दी, यानी जोड़ दी, यूज़ हो गई, सेल्स के अंदर आ गई। अब इसको ट्रांसपोर्ट करा इन्होंने, ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कहाँ भेज दिया, बंडल शीट सेल में भेज दिया। बंडल शीट सेल में अब इसका क्या हुआ, सेकंड स्टेप, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया और C3 एसिड जो प्रोडक्ट था वो अलग हो गया। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड चली गई, केल्विन साइकिल वाला प्रोसेस यहाँ पे फिर से होगा। ठीक है, और C3 एसिड, ये जो एक अलग 3 कार्बन कंपाउंड बना था, इसको वापस हमने आगे भेज दिया कहाँ पर, कौन से सेल हैं ये, मीज़ोफिल सेल्स में। ठीक है, रीजेनरेट हो गया, फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा C4 पाथवे। ओके, चलिए अब एक बार यहाँ से देख लो फटाफट क्या हो रहा है। यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के अंदर लाएगा। और कौन से सेल्स में होगा ये काम, मीज़ोफिल सेल्स में। ठीक है,
इस रिएक्शन को कराने के लिए एंजाइम कौन काम कर रहा है? पीईपी कार्बोक्सिलेज, या शॉर्ट में बोलते हैं पीईपी केस। वहाँ पे था रूबिस्को, यहाँ पे है पीईपी केस। ठीक है। द C4 एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इन द मेसोफिल सेल्स में बन गया। यहाँ से फिर उसको 4 कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। यहीं पर, कहाँ पर? मेसोफिल सेल्स में ही ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनमें से किसी भी और एसिड में, और उसको वे आगे फिर भेज देते हैं बंडल शीट सेल में। बंडल शीट सेल में जाकर ये 4 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3 कार्बन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है इसको तो वापस भेज देते हैं मेसोफिल में, वहाँ पर ये बन जाता है फिर से पीईपी, जो अगली साइकिल के लिए रेडी हो जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे को मिली बंडल शीट सेल में, ये जाएगी केल्विन साइकिल में, ताकि ये अब अपना ग्लूकोज प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब C3 पाथवे यानी केल्विन पाथवे का यूज़ करेगी। इट मीन्स C4 प्लांट्स में C3 पाथवे भी होता है, बट उससे एक्स्ट्रा स्टेप्स भी हैं, इसीलिए C4 पाथवे। ठीक है। बंडल शीट सेल्स के अंदर ये काम अब हो रहा है इनका, और बंडल शीट सेल के पास रूबिस्को एंजाइम है, तो वो C3 पाथवे वाला काम कर लेगा। ठीक है। तो C3 पाथवे की हेल्प से केल्विन पाथवे हो गया। कहाँ पर? मेसोफिल सेल्स में नहीं, कहाँ पर? बोलो, बंडल शीट सेल्स में। ठीक है। लेकिन C3 में कहाँ हो रहा था? C3 में, है ना। C4 में कहाँ हुआ? शीट में। ओके, तो ये भी एक और डिफरेंस है, ये याद रख लेना। ठीक है बेटा। चलिए, अब आपने जो हमारा डार्क रिएक्शन था या बायोसिंथेटिक पाथवे था वो समझ लिया। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, C3 पाथवे एंड C4 पाथवे। तो इनकी आप फ्लो चार्ट बनाने की प्रैक्टिस करिए और अच्छे से लर्न करिए।